अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खाबर और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। तो सभी को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज वीकडेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारा लास्ट शो होगा, फिर इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी। लेकिन आज जैसे ही हम लोग अपने प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे तो मीनवाइल एक ऐसी खबर हमें मिली जिसके बाद हम लोगों ने भी हैरानगी का इजहार किया और जिस चीज़ का खदशा जाहिर किया जा रहा था वही हुआ। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ ईरान नहीं बल्कि उसने इराक और शाम पर भी अटैक किया है। तो ये इससे लग रहा है कि मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है वो आने वाले दिनों में बहुत ही मजीद अबतर होती चली जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन देखना यह है कि जो दूसरे ममालिक हैं जिसमें अफ्रीकन का किरदार अदा कर रहे हैं या जो सालसी का किरदार अदा करने की हैसियत रखते भी हैं, क्या वो इस आग को बुझाने में कोई मदद बेहतर तरीके से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी तक की जो ताज़ा इत्तलात उसके मुताबिक तो यही अपडेट आ रही है कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया है और न सिर्फ ईरान बल्कि इराक और शाम पर भी अटैक किया गया है। इस पर आगे चलकर मजीद भी बात करेंगे, भी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर का खिताब, अपोजिशन का शदीद एहतजाज। सऊदी सरमायाकारी, वज़ीर-ए-आज़म का बराह रास्त निगरानी का फैसला, आंखों की खतरनाक बीमारियां और उनका इलाज। और सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट की, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज जारी है। और हमने देखा कि कल जो पहला मैच है वो पहले ही बताया जा रहा था कि हो सकता है बारिश की नजर हो जाए और वैसा ही हुआ। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने के लिए वो मैदान में उतरे हैं। पहली बॉल पर मेरे ख्याल है 2 रन बने हैं और उसके बाद अगली गेंद पर शाहीन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस में शाहीन रहते हैं और हमेशा एक्सपेक्ट हम यही कर रहे होते हैं कि शाहीन पहले ओवर में विकेट जरूर निकालेंगे और वही करके शाहीन ने एक बार फिर से दिखाया है। बहरहाल मैच तो नहीं हो सका, बिल्कुल भी नहीं हो सका, बस शुरुआत ही हो सकी थी। तो अभी देखना ही है कि जो बाकी 4 मैचेस हैं वो पाकिस्तानी टीम किस तरह से खेलती है, किस तरह से जीती है। क्योंकि ये भी एक तनकीद की जा रही है कहीं ना कहीं कि न्यूजीलैंड की B और C टीम अब भेजी गई है पाकिस्तान के साथ ये सीरीज खेलने के लिए। इसी पर मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर ने हमें ज्वाइन किया। ताबिश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल मैच शुरू भी नहीं हुआ और जल्दी खत्म हो गया, बारिश हो गई, तो शायकीन भी बड़े डिसअपॉइंट हुए हैं। बड़ा इंतजार किया जा रहा था दोबारा से एक बार बाबर को कप्तानी में देखने के लिए। बिल्कुल, सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया जिन्होंने मुझे आज अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफ़ी तब्दीलियां हुई और बुनियादी सतह पर हमने देखा ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट में तब्दीलियां हुई। नए चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी वो आए, बतौर चेयरमैन अपनी जिम्मेदारियां वो संभाल रहे हैं। कप्तान बाबर आजम एक बार फिर से भरा जमांग हुए, उन्होंने वो नशिस्त हासिल की जो उनसे छीन ली गई थी। लेकिन जो तब्दील नहीं हुआ वो शाहीन शाह अफरीदी की गेंदबाजी थी। जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी को दीवार से लगाया जा रहा था, मैं तो ये कहूंगा दीवार में चुन दिया था बिल्कुल शाहीन शाह अफरीदी को, क्योंकि कोई ऐसी कोशिश, कोई ऐसी चीज अब रह नहीं गई थी कि हम कहें मजीद कुछ बाकी है शाहीन शाह अफरीदी के साथ ज्यादती करने के लिए। एक जानिब उनके जो ससुर है वो भी खामोश तमाशाई बन गए थे। कोई एक जानिब जब बात करते थे तो उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था, तो दूसरी जानिब शाहीन शाह अफरीदी ने कल हैरान कर दिया। शायकीन क्रिकेट का पैसा वसूल हो गया होगा, आया पूरा ओवर भी नहीं हुआ लेकिन 2 गेंदें ही हुई और शायकीन क्रिकेट का अभी इंतजार कर रहे थे। हमने कल देखा कि रावलपिंडी में मोहम्मद आमिर के नाम के भी जो है नारे लगते हुए बुलंद होते हुए दिखाई दिए, लेकिन जो किया वो करके दिखाया शाहीन ने। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, इस वक्त जो न्यूजीलैंड की टीम वहां खेल रही है रावलपिंडी में, B टीम खेल रही है। मैं तो B टीम कहता हूं, लेकिन आपके साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नजम अजीज सेठी साहब, उन्होंने तो अपने ट्वीट पैगाम में उन्हें C टीम करार दिया था। जो बाकी खिलाड़ी खिलाड़ी हैं वो तमाम खिलाड़ी मसरूफ हैं और IPL अच्छा, यही से सवाल एक ले लीजिए ताबिश मेरा कि आपने कहा ना कि उससे C टीम करार दिया गया था न्यूजीलैंड को, जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। वी नो के शाहीन बहुत अच्छे बॉलर हैं, बड़े ही नामवर बॉलर हैं पूरी दुनिया में, लेकिन जो कारकर्दगी उनकी न्यूजीलैंड की C टीम के अगेंस्ट रही कल पहले ओवर में, आपको लगता है कि वो आगे इसी परफॉर्मेंस को प्रोलॉन्ग कर पाएंगे? आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, कंडीशंस डिफरेंट होंगी, वेदर कंडीशंस भी डिफरेंट होंगी, विकेट का जो है वो हमें बड़ा सरफेस बड़ा चेंज नजर आएगा।
बिल्कुल एक इस पर शेर मेरे जहन में आ रहा है, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आप एक गाड़ी के साथ इतना कुछ कर दें, इसके बाद भी अगर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो परमानेंट रहे, उसकी क्लास जो है परमानेंट रहे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो तब्दीलियां हुई वो टेम्परेरी बुनियादों पर है। इस वक्त अगर बाबर आजम को आप कप्तान देख रहे हैं तो नताइज की वजह से उन्हें कप्तान बनाया गया, जबकि नताइज उनके माजी में है नहीं, लेकिन आपने उन्हें कप्तान बना दिया। एक लाडले आए, वो लाडलों को ला रहे हैं, लेकिन चीजें कर रहे हैं। इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी पर ड्रेसिंग रूम में जो मेरे जराए इस वक्त जानते हैं, जो मुझे बताते हैं, उनका कहना है शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त सबसे ज्यादा अंडर प्रेशर है। आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर 4 साल के बाद वापसी हुई मोहम्मद आमिर की, और उनकी वापसी ने सवालात उठा दिए हैं कि क्या पाकिस्तान की डोमेस्टिक का मयार इतना कमजोर है कि आपने पिछले 4 साल में एक भी अच्छा फास्ट बॉलर प्रोड्यूस नहीं किया। नसीम शाह फिट होकर वापस आए हैं। इसके अलावा बात की जाए तो हारिस रऊफ जो है रिहैब हो रहे हैं। इसके बाद आपके जमान खान मौजूद है, आमिर जमाल अच्छी बॉलिंग इन दिनों कर रहे थे, पीएसएल में भी आपने देखा। तो इस वक्त सबसे ज्यादा अंडर प्रेशर शाहीन शाह अफरीदी। आपने पहले उन्हें अपॉर्चुनिटी दी, 2 साल उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज चैंपियन बनाया, उस फ्रेंचाइज को चैंपियन बनाया जिसके ओनर बड़े बड़े खिलाड़ी लाते थे, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी सिफर होती थी। लेकिन ये शाहीन शाह अफरीदी थे जिन्होंने पीएसएल के 2 सीजन तबातुर के साथ ना सिर्फ जिताए, उन्होंने ट्रॉफी लिफ्ट अप करके हैरान कर दिया, सारे साबिक खिलाड़ियों को इस गुन गाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अगर आप ताबिश परफॉर्मेंस बेस्ड पर ही बात करें शाहीन शाह अफरीदी की, तो फिर इस पीएसएल सीजन में उन्हें क्या हुआ? क्योंकि आपने कहा ना कि वो किसी के लाडले नहीं है, कोई और किसी का लाडला है, यही वजह है कि वो दोबारा कैप्टन बन गया है। नो मैटर व्हाट, हमें बाबर आजम की जितनी भी खदमात है पाकिस्तान के लिए, हम उसको किसी भी तरीके से डिनायल नहीं कर सकते। पीएसएल में बड़े बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया है, वर्ल्ड कप में भी परफॉर्म किया है। अच्छा, आप क्योंकि जो बाबर आजम की बतौर बल्लेबाज खिदमात है उसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया क्रिकेट के इस वक्त अजीम तरीन खिलाड़ी भी बाबर आजम की बतौर बल्लेबाज तारीफ करते हैं। हम मानते हैं बाबर आजम वक्त के साथ अजीम तरीन खिलाड़ी बन जाएंगे, उस अजीम तरीन खिलाड़ी बनने की राह पर मौजूद है, अजीम तरीन खिलाड़ी बने नहीं है। दूसरा एक ये नुकता है कि शाहीन शाह अफरीदी से क्या कोताहियां हुई, क्या गलतियां हुई। राशिद खान उनके पास टीम में मौजूद नहीं थे, बड़े बड़े खिलाड़ी उनके फ्रेंचाइज का हिस्सा नहीं थे, उन्हें काम जो लेना था अपने एसोसिएटिव खिलाड़ियों से लेना था। फखर जमान आपको उस फॉर्म में दिखाई नहीं दिए, और वही कुछ हुआ जो 4 साल से जब हम बाबर की बात करते हैं, बाबर को बतौर कप्तान इस वक्त 10 साल का अरसा हो गया। उन्होंने पाकिस्तान टीम की 4 साल क़यादत की, उससे पहले उन्होंने अपने डोमेस्टिक सीजन में भी क़यादत की जब वो डोमेस्टिक सतह पर क्रिकेट खेले, तो उससे पहले अंडर 19 टीम के कप्तान रहे। 10 साल, कई मुकाबले और नाकामियां। इसका ये सबूत आपको मिलता है कि बाबर आजम अच्छे कप्तान नहीं है। आपने विराट कोहली को भी हिंदुस्तान में कप्तान बनाया, उन पर बैट पैच आ गया था। आप बड़े खिलाड़ी को अजीम बल्लेबाज बनाना चाहते हैं और उस राह पर देखना चाहते हैं जिस राह पर जावेद मियादाद साहब थे, जिस राह पर कासिम उमर साहब थे, जिस राह पर हम देख रहे थे जहीर अब्बास साहब थे। तो वो जो फहरिस्त है वो काफी बड़ी फहरिस्त है। बाबर आजम को 10,000 रन करने हैं, हम बाबर आजम को कई सेंचुरियां करते हुए देखना चाहते हैं, हम बाबर आजम को सईद अनवर, मोहम्मद यूसुफ, इंजिमाम उल हक, बड़े बड़े पाकिस्तानी और दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों के रिकॉर्ड तोड़ता हुआ देखना चाहते हैं। हम बाबर आजम के दुश्मन नहीं है, ना आप है ना कोई और है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो नतीजे हैं, जो चीजें हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्योंकि देखिए मोहसिन नकवी साहब कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट से, क्रिकेट से उनका कोई बेसिकली ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो उन्हें रिपोर्ट देने वाले वहाब रियाज साहब जैसे, उन्हें चाहिए कि सही रिपोर्ट देना। पहले वो ज़का शरीफ को जो रिपोर्ट देते हैं उसमें कहते हैं बाबर को हटाओ, दूसरी जब रिपोर्ट पेश करते तो बाबर को लगाओ। तो ये कौन सा ड्रामा चल रहा है? ये किसकी पुष्प बनाई है? ये पर एक जानिब तो चेयरमैन साहब कहते हैं मैं कॉल नहीं उठाऊंगा, सिफारिश का निजाम मेरे पास अब नहीं चलेगा। अगर ये हुआ, बिल्कुल ताबिश, अब यही देखना है कि जब बाबर को हटाया गया था वो फैसला गलत था या बाबर को लाया गया है वापस, ये फैसला गलत है। बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड की जो T20 सीरीज है, अभी उसके 4 मैचेस बाकी और देखना यह है कि पाकिस्तानी टीम इस सीरीज में किस तरह से परफॉर्म करती है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मशरिक वस्ता की सूरत हाल से मुतालिक, जहां हम देख रहे हैं कि डे बाय डे अब जो मुश्किलात हैं वो हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और हमने थोड़े दिन पहले अपने ही प्रोग्राम में जिक्र किया था तीसरी आलमी जंग के हवाले से, तो उसका जो एक नकारा है वो भी अब बच चुका है। इसराइल की तरफ से हमला कर दिया गया है ईरान पर, उसकी जो डिटेल्स हैं वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इन डिटेल्स के मुताबिक ईरानी सूबे अस्फहान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी मीडिया ने इस बात की तस्दीक कर दी है। इसराइली फ़ज़ाइया की अस्फहान के हवाई अड्डे पर मिसाइल हमला भी किया है और ईरान के मुतअद्दिद शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम को भी फ़ाल कर दिया गया है।
ईरान के जो मुतअद्दिद एयरपोर्ट्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। अमरीकी मीडिया का यह बताना है कि इसराइल ने इराक और शाम में भी कुछ ऐसे अहदाफ हैं जिनको निशाना बनाया है। इराक के जनूब और मगरबी इलाकों में इस वक्त जंगी तैयारों की परवाज़ों का सिलसिला भी जारी है और मगरबी ईरान से गुजरने वाले तैयारों का रुख भी तब्दील कर दिया गया है। इसराइल और ईरान में हम देख रहे हैं कि कशीदगी काफ़ी बढ़ी है। इसराइल की तरफ से ईरान पर आज अटैक कर दिया गया है। फॉर्मर एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हुआ वही जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। अच्छा, कहा जा रहा है कि उनसे लाइन हमारी डिस्कनेक्ट हो गई, बिल्कुल बहाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही अनवार जो पर मैं भी डिस्कस कर रहे थे कि वही खदशा जो सभी जाहिर कर रहे थे कि इसराइल आराम से नहीं बैठेगा, वो जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। और जिस तरीके से वहां से धमकी अमेज बयान सामने आया था उससे लग भी यही रहा था। और लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह है कि आप अगर ईरान को जवाब देना चाहते थे तो वहां पर शाम और इराक पर अटैक क्यों किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल, ये निशान है। दूसरा ये कि जाहिर सी बात है अगर ये अटैक किया गया तो क्या किसी और को पहले इस सिलसिले में एतमाद में लिया गया। मैं अमेरिका के हवाले से बात करूं एग्जैक्टली। और तीसरा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि किसकी फजाई हुदूद का सहारा लेकर ईरान पर अटैक किया गया, शाम पर अटैक किया गया और इराक पर अटैक किया गया। बिल्कुल ऐसी है। और अगर हम डे 1 से इस पर बात करें तो फिर जब दमिश्क में अटैक किया गया था, ये कहानी वहां से शुरू हुई है और इसराइल द वन हु इनिशिएटेड दैट। इसी पर हम मजीद बात करेंगे। जमील अहमद साहब ने हमें एक बार फिर से ज्वाइन कर लिया। जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज इसराइल की तरफ से ईरान पर अटैक कर दिया गया, साथ साथ अब ये भी कहा जा रहा है कि इराक में भी और शाम में भी कुछ अहदाफ को निशाना बनाया गया है। अब आप हालात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? जो तमाम आलमी कुव्वतें हैं अब इस मामले में पड़ेंगी, ये मामला आपको यहीं रुकता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर बात अब ज्यादा बढ़ चुकी है? नहीं, गो के तमाम आलमी कुव्वतें इस मामले में पड़ गई हैं, लेकिन ईरान एक बड़ा खुददार मुल्क है और उसके सुप्रीम लीडर ने कह दिया था कि अगर हम पर काउंटर अटैक हुआ और तो हम उसका जवाब बहुत भारी अंदाज में देंगे और वो हम रियल अटैक करेंगे। इस दफ़ा हमने सिंबॉलिक किया, मतलब 1 अप्रैल के जो काउंसलेट पे अटैक हुआ था उस सिलसिले में पिछले हफ्ते जो ईरान ने अटैक किया उसने 72 घंटे पहले अनाउंस करके अमेरिका को बता के, तुर्की को बता के, तुर्की को और गल्फ कंट्रीज को कि 72 घंटे पहले कह दिया था कि हम ये करने जा रहे हैं। और उन्होंने, ईरान ने कह दिया कि सिंबॉलिक था। और साथ में जैसे ही ये सारे मामलात हो गए उनका कि हमारा बदला पूरा हो गया, वी हैव कंक्लूडेड आवर अटैक एंड वी हैव नो मोर strategy in our mind to do any or to escalate it any further। तो वो उन्होंने कह दिया था, लेकिन साथ में सुप्रीम लीडर ने बिल्कुल तंबीह कर दिया था कि अब हम रियल अटैक करेंगे इजराइल पर। तो आपके सवाल का जवाब कि इंटरनेशनल कुव्वतें जो इतनी काविशें कोशिश कर रही हैं, तो उन्होंने काविशें कोशिश इजराइल पर भी बहुत, अमेरिका ने ख़ास तौर पर 25 मिनट जो बाइडन ने बात की नेतन्याहू से जिस दिन ईरान ने अटैक किया था और कहा कि भाई आप इसको रिटेलिएट न करो। और उसकी वजह ये थी कि ईरान ने अपने एक जो इंटरनेशनल कानून है उसके मुताबिक, इंटरनेशनल कानून का मतलब कि जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है उसका आर्टिकल 51 के तहत ईरान ने कहा कि हमने अपना जो है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस अख्तियार किया है, जो हमें अख्तियार है क्योंकि हमारे काउंसलेट पे हमला हुआ था। तो उसके बाद अब आपका असल पूरी दुनिया का के जहन में यही है कि अब ये बात कहाँ पहुँचेगी, किसी को नहीं पता कि कहाँ पहुँचेगी अभी, क्योंकि इसका तखमीना लगाया जा रहा है। और ईरान का जो न्यूक्लियर साइट है वो इसी इलाकों में है जहाँ अभी जिन एयरपोर्ट्स के हवाले से खबरें आ रही हैं कि ये ब्लास्ट है, और जो उनका सबसे बड़ा इनरिचमेंट साइट है वो भी इन्हीं इलाकों में है जहां के मिसाइल दागे गए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अपडेट ले लीजिए और एक सवाल पे भी मैं चाहूंगी ताकि आप अपना तज्जिया मजीद एक्सप्लेन भी दीजिएगा कि मतलब हम अपने नाज़रीन को अपडेट करना चाह रहे हैं कि ईरान का तो ये कहना है कि जो उनके न्यूक्लियर असासे हैं वो इस वक्त महफूज हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जाहिर सी बात है कि फौरी तौर पर बयान करना
बयान जारी करना बहुत जरूरी था, ईरानी मीडिया इस वक्त ये दावा कर रहा है। और दूसरा ये कि कल जब सलामती काउंसिल का इजलास हुआ तो वहां पर अमेरिका ने वीटो कर लिया कि उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट पास की गई है कि जो दो रियासती हल है, फलस्तीन और इसराइल, इनको अपने मामलात मिल बैठकर खुद हल करने होंगे। वहां से अमेरिका ने एक कदम पीछे का फैसला किया है। तो इस सारे सिनेरियो के बाद आपको सिचुएशन अब क्या नजर आ रही है? नहीं, पहली बात तो यह है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स को बहुत महफूज कर लिया और पहाड़ियों के अंदर इस तरह किया है कि उन्हें पता था, आज की बात नहीं है, 2015 में इजराइल ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हम न्यूट्रलाइज करेंगे, यानी कि हम अटैक करेंगे। और वो क्योंकि एक एकॉर्ड चल रहा था, न्यूक्लियर एकॉर्ड चल रहा था, पहले हुआ ओबामा के ज़माने में, फिर ट्रंप के ज़माने में वो एकॉर्ड ख़त्म कर दिया। और ये जो 2 साल मिले ईरान को, ईरान ने उसमें काफ़ी ज़्यादा एनरिचमेंट कर ली, लेकिन बड़े महफूज ठिकानों पर। तो ईरान का ये बयान इसलिए ज़रूरी था कि दुनिया को समझ आ जाए कि उनके न्यूक्लियर एसेट्स अभी बरकरार हैं। और अब दुनिया यही, तजिया निगार यही कह रहे हैं कि ईरान ने पिछले 2 सालों में वहाँ पहुँच गया है कि वो अपने मिसाइल के साथ वॉरहेड लगा सकता है, न्यूक्लियर वॉरहेड। तो वो जाहिर है उसकी तवक्को तो नहीं की जा सकती कि इस वक्त ईरान ऐसा करेगा, या ईरान के पास ये कैपेबिलिटी 100% किसी को पता नहीं। ये तजिया है कि पिछले 2 सालों में ईरान काफ़ी आगे बढ़ गया है। तो ये दुनिया को बड़ी फिक्रमंद कर रहा है और ये मामला बढ़ता नज़र आ रहा है, रुकता नज़र नहीं आ रहा है। गो के इजराइल ने सिंबॉलिक तौर पर ये दोबारा महसूस होता है कि मिसाइल दागी हैं, क्योंकि इजराइल पर। अच्छा, डॉक्टर साहब से एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, नीचे बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हम अगर अस्करी एतबार से देखें तो इसराइल और ईरान में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? और इसके बाद अगर मशरिक वस्ता के दीगर ममालिक के हवाले से बात करें तो आपको क्या लगता है कि अगर ये जंग आगे की तरफ बढ़ती है या फिर इसराइल और ईरान या ईरान की तरफ से दूसरा स्टेप लिया जाता है तो पहले कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कि इस जंग की लपेट में आ सकते हैं? जी हाँ, वो तो देखिए, जब ऐसी कोई एस्केलेशन हो तो पूरा ये गल्फ का इलाका आ सकता है और बहुत सारे ममालिक एक मखमसे में पड़ जाएंगे कि अब इसमें क्या किया जाए। पाकिस्तान बहुत बैलेंस्ड अंदाज में चलने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान पर भी प्रेशर आएगा दोनों साइडों से, ईरान और उनके जो एलाइज हैं, चाइना, रशिया, और उसके साथ साथ अमेरिका और उनके एलाइज जो सऊदी अरब और बाकी गल्फ कंट्रीज़ हैं, दोनों साइड से प्रेशर आएगा और उस प्रेशर को भी बर्दाश्त अब करना पड़ जाएगा। और पाकिस्तान जैसे मुल्कों पर ज़ाहिर इकनॉमिक के बहुत ज़्यादा मुज़र असरात होंगे अगर ये बात फैल गई। कौन ज़्यादा ताकतवर है? इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, इजराइल के साथ बरतानिया खड़ा हुआ है, वो इजराइल के साथ मिल के पैट्रियट के ज़रिए तमाम मिसाइलों को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो जाहिर है इजराइल की एक फ़िज़ाई क़ुव्वत और इक्विपमेंट के लिहाज से ज़्यादा है, लेकिन ईरान के पास 4000 टैंक है, इजराइल के पास 2000 टैंक है, ईरान के पास शिप्स जहाज़ कोई 75-80 के करीब हैं, इजराइल के पास कम है। न्यूमरिकली ईरान के पास 6 लाख के करीब फोर्स है, इजराइल के पास 2 लाख फोर्स भी नहीं है। तो न्यूमरिकली तो इजराइल की इतनी, और इजराइल के पास मिसाइल्स की जो ताकत है वो जो ईरान के पास है वो इजराइल के पास नहीं है। लेकिन इजराइल को जो सपोर्ट है, बैरी बेड़े इस वक्त 3 खड़े, पहले एक था तो और ले आए हैं, उस लिहाज से उस सपोर्ट की वजह से। तो जमील साहब, लेकिन ये मामले को अगर हम देखें तो इनिशिएट ये इसराइल की तरफ से किया गया। जब दमिश्क में काउंसलेट पर अटैक किया गया उसको रिटेलिएट किया ईरान ने, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो सैंक्शंस हैं अमेरिका की तरफ से वो तो ईरान पर ही लगाई जाती है। हालांकि इस तमाम तौर मामले को शुरू करने वाले और अब आगे बढ़ाने वाला भी इसराइल है। ईरान ने रिटेलिएट करने के बाद तो ये कह दिया था कि हमारी तरफ से मामला अब खत्म समझा जाए, हमने अपना बदला ले लिया, और ये यूएन चार्टर के ऐन मुताबिक था। जी हाँ, इजराइल ने तो पहले ही बहुत तंबीह की हुई है। ईरान बहुत खटकता है तमाम वेस्टर्न कंट्री की नज़र में, क्योंकि ईरान ही एक ऐसा मुल्क है जो चैलेंज करता है बड़ी ताकतों को। इस वक्त 57 ममालिक का जो OIC का पूरा ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंज करने वाला मुल्क ईरान है। तो ज़ाहिर है ईरान को न्यूट्रलाइज करना चाहेंगे वो, और मैंने अपने कई प्रोग्रामों में कहा है कि ये मामला इजराइल का
1897 से शुरू होता है, जब सहूनी मूवमेंट की एक दाग बेल रखी गई थी और उसमें उसी के शाखसाने की वजह से इजराइल बना। उसी वजह से अमेरिका में इन्फ्लुएंस है, बरतानिया में इन्फ्लुएंस है सहूनी ताकतों का, और सहूनी ताकतें चाहती हैं कि जो भी उनको आंख दिखलाए, जैसे इराक ने आंख दिखलाया उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, सीरिया ने आंख दिखलाया उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, ईरान अब उनकी आंखों में खटक रहा है। तो मैं अपने टॉक शोज में अक्सर कहता हूँ कि 1 by 1 एंड टर्न बाय टर्न, तो ये सिलसिला उस ग्रेटर इजराइल का एक जो है तसलसल है, उस तसलसल को जो हमारे 57 ममालिक हैं OIC के, उनको समझने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त एक इसमें और जो एंगल आ गया है पिछले 4-3 सालों से, जब चाइना ने 450 बिलियन का एक मुआहदा किया, जिसमें कि इंटेलिजेंस और डिफेंस की भी एक मुआहदा शामिल है ईरान से, उस वक्त ईरान की ताकत और कुव्वत बढ़ गई। गो के चाइना बहुत ही डिप्लोमेटिक अंदाज में चलता है, लेकिन जब चाइना की बात होती है तो हमें कुव्वत के लिहाज से और ताकत के लिहाज से रशिया को भी देखना चाहिए। चाइना और रशिया की हम आहंगी अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। अमेरिका बहुत फिक्रमंद है कि चाइना और रशिया की मिलिट्री कुव्वत, ख़ास तौर पर स्पेस वेपनलाइजेशन, यानी कि जो फिज़ा में वो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं वेपन्स के लिहाज से, उस पे अमेरिका काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद है। तो उस लिहाज से अगर ईरान को सपोर्ट मिल गई, जो कि नज़र आ रही है, गो के ईरान कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से एस्कालेट ना हो, लेकिन अगर इजराइल ने यही वतीरा रखा तो उसमें फिर ईरान को सपोर्ट करना एक लाजिम सी बात बन जाएगी, क्योंकि ईरान एक बहुत अहम पार्टनर है इस खित्ते में, जो कि अपना असर रसूख दिखलाता है। और चाइना का एक इकोनॉमिक असर रसूख तो अपनी जगह, लेकिन रशिया भी अपना असर रसूख रखना चाहता है। तो वो किस करवट ऊंट बैठेगा, महसूस होता है कि वो करवट ईरान की तरफ चाइना और रशिया की चली जाएगी, और उस लिहाज से फिर ये लेकिन डॉक्टर साहब, तजुर्बा आपका क्या कहता है कि ईरान का अगला रिएक्शन क्या हो गया? क्या डायरेक्ट अटैक होगा या फिर वो अपने प्रॉक्सीज को यूज कर सकता है अगेंस्ट इजराइल? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये पूरी दुनिया को फिक्र यही है कि ईरान ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है प्रॉक्सीज के तहत, चाहे वो लबनान हो, इराक हो, सीरिया हो या फ़लस्तीन हो या इवन गल्फ कंट्री के दूसरे कंट्री हैं। ईरान इस वक्त इस हैसियत में है कि जहाँ चाहे अपने प्रॉक्सीज के ज़रिए हमला कर सकता है। लेकिन मेरा अपना तजिया ये है कि ईरान इससे इज्तनाब करेगा। ईरान सिर्फ ये जो अभी रिटेलिएट हुआ है, इस रिटेलिएशन के बाद वो कहते हैं कि झाका खुल गया है। ईरान ने पहली मर्तबा अपने सरजमीन से इजराइल पे हमला किया है। ईरान तैयारी करके बैठा है, इतने पैट्रियाट मिसाइल वो दोबारा फायर करेंगे तो 1.5 अरब रुपए उन्होंने पिछले हफ्ते खर्च किए हैं इजराइल और अमेरिका बरतानिया ने, तो 2 अरब रुपए फिर खर्च करने पड़ जाएंगे उनको। और इस दफ़ा अगर ईरान ने हदफ बनाया तो कभी भी पैट्रियाट मिसाइल जो आयरन डोम है वो 100% मिसाइल को कभी भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। और इजराइल ने, अगर ईरान ने इजराइल के अहम मकामात को हदफ बनाया, जो कि मैं नहीं समझता कि बनाएगा, क्योंकि इजराइल ने उससे इज्तनाब किया है कि वो ऐसे इलाकों में उसने ब्लास्ट, जो अभी खबर आ रही है, असल कंफर्मेशन कितना डैमेज हुआ है वो पता नहीं है, लेकिन जो खबर आ रही है महसूस यही होता है इजराइल प्रेशर की वजह से उसने भी ऐसे मकामात पर किया है कि जो कि सिंबॉलिक हो, और ऐसे मकामात पर जहां न्यूक्लियर एनरिचमेंट है, ताकि वो बता सके कि आइंदा इजराइल ये काम कर सकते हैं। चलें, लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या होता है, और हम तो अमन के ही ख़्वाह हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, खत्ते के तमाम ममालिक और तमाम मशरिक़ वस्ता के लोगों को, तमाम आलम इस्लाम को अपनी अमान में रखे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। तो कल हमने देखा कि सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया, और फिर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मुल्क को हालिया सियासी बहरान से निकालेगी ये हुकूमत, और इसकी हमें बेहद ज़रूरत भी है। लेकिन आज हमारे मुल्क को दानिशमंदी और पुख्तगी की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने कहा कि तमाम लोगों और सूबों के साथ कानून के मुताबिक यकसा सलूक होना चाहिए। आसिफ अली ज़रदारी ने खिताब में यह भी कहा कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाना नामुमकिन नहीं, मुल्की मसाइल के हल के लिए बामानी मुज़ाकरात, पार्लिमानी इत्तफ़ाक़ राय दरकार है।
बिल्कुल, और बुनियादी मसाइल के हल के लिए कड़ी इस्लाहात पर भी बरवक्त अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। और इस खिताब के दौरान जो मनाजिर फिर हमने देखे वो एज एक्सपेक्टेड ही थे। अपोजिशन की जानिब से सदर के खिताब के दौरान खूब हंगामा किया गया और पार्लियामेंट में बाजे और सीटियां तक बजाई जाती रही हैं। सदर के खिताब के दौरान ऐवान मंडी का मंजर पेश करता रहा, जिसके मनाजिर आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इसहाकडार का ये कहना था कि 28 और 29 अप्रैल को सऊदी अरब में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का खुसूसी इजलास होने जा रहा है, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खुसूसी इजलास में शिरकत करने जा रहे हैं। और भारत की जानिब से पाकिस्तान में टारगेट किलिंग से मुतालिक सवाल पर वज़ीर ख़ारजा का ये कहना था कि अगर भारतीय टारगेट किलिंग पर हमने कोई बयान नहीं दिया है तो उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम सोए हुए हैं, यानी कि इस मामले पर भी नजर रखी हुई है, सिलसिला भी जारी है और उस पर नजर भी रखी हुई है। एग्जैक्टली ऐसे इसी पर बात करते हैं। सिंतन से का नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। से कल पहला पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, सदर आरिफ अलवी ज़रदारी साहब ने उस इजलास से खिताब भी किया। आपको ये खिताब कैसा लगा बतौर सदर उनका, कि ये रवायती खिताब था जिस तरह से हम देखते हैं कि हर सदर आता है और इस किस्म की बातें करते हैं कि मुश्तरका मफादात के तहत ही हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा, या फिर उनके बयानात में, उनके खिताब में आपको वो पुख्तगी नजर आई जिसकी इस वक्त मुल्क को बहुत जरूरत है? जी बहुत शुक्रिया। दरियाब ये है कि प्रेसिडेंट ने खिताब तो रिवायत है और रिवायत के मुताबिक जो पार्लिमानी साल शुरू होता है उसके आगाज पर सदर मुमलिकत को खिताब करना होता है जी। और सदर मुमलिकत पर खिताब पर फिर बहस भी चलती रहती है और ये आगे कई हफ्तों तक जो है इस पर बहस भी जारी रहेगी। लेकिन असल मसला ये जो खिताब था, जो कल खिताब उन्होंने किया और उसका जो कंटेंट था उसमें बहुत ज्यादा वजन था और बहुत अहम बातें की गई थी और एक दुरुस्त समत की निशानदही की गई थी कि अगर हम इस समत को अख्तियार करते हैं तो हमारे पास आगे बढ़ने के मौके मौजूद हैं। और दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जो इस तरह के पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद इस तरह के एहतजाज के साथ हल किए जाएं। मसलों के हल के लिए पार्लियामेंट किस लिए वजूद में आई है? वो इसलिए वजूद में आई है कि ये डायलॉग करे, गुफ्तगू करे, बातचीत करे और सख्त तरीन मुखालफाना बात भी करे तो ऐवान के अंदर करे। ऐवान में जो है हाथ पैर चलाने या खड़े हो जाने या शोर शराबा करने के लिए ऐवान में आवाम नहीं भेजते हैं। आवाम भेजते हैं कि जाकर आप बात करें। अब बात करें, कोई भी बात करनी है आपने, सदर मुमलिकत के खिताब को आपने अच्छा कहना है तो कहें, अच्छा नहीं कहना है तो ना कहें, लेकिन आप बात करें। ये तरीक़ेकार नहीं है जो अख्तियार किया गया है। मेरे ख्याल में एक इंतहाई अफसोसनाक था। सदर मुमलिकत का खिताब ज़ाहिर कंटेंट तमाम मीडिया पर मौजूद है और तमाम वेबसाइट्स पर भी मौजूद होगा और तमाम जगहों पर आपको मिल सकता है, लेकिन सदर मुमलिकत का खिताब जो था उसका कंटेंट जो था वो बहुत अहम था और गैर रिवायती था। रिवायत में इस तरह की चीज़ें शामिल नहीं होती हैं कि आप सबको कहें कि जनाब आएँ और बैठें और उस पर गुफ्तगू करें। और लगारी साहब, एक वर्ड यूज किया गया, बामानी मुज़ाकरात। मैं भी जब अभी ये चीज बता रही थी तो बामानी मुज़ाकरात पे मैंने भी स्ट्रेस डाला कि वो चीज लोगों तक कन्वे की जाए। तो बामानी मुज़ाकरात आपको लगता है कि हो पाएंगे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इसमें एक बाकायदा तौर पर बड़ी फरीक के तौर पर बैठना चाहेगी, बात सुनने को तैयार नहीं है? हाँ। जिस तरह का शोर शराबा फिर पार्लियामेंट में किया जाता है, कौमी असेंबली में किया जाता है, उसके बाद आपको लगता है कि कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी जमात के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर आएगी? एक तो ये है कि इनको शायद इस बात का एहसास है कि जो ही हम मुज़ाकरात की मेज पर बैठेंगे हमारे गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि हमने अपने मुल्क के अवाम को और दुनिया को क्या दिखाना है। यहाँ पर दर्जनों ममालिक के सफारती नुमाइंदे, चार्ज अफयाज, सफीर और इस तरह के लोग बैठे हुए थे। अपने लोगों को आप कुछ दिखा रहे हैं, वो ठीक है, अभी आप दिखा रहे हैं, आपकी अपनी मर्जी है जो भी करना चाह रहे हैं। अब दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि आप इस तरह के पोजीशन है। अब दुनिया को बता रहे हैं कि आप इस तरह मिच्योर हैं, आप इस तरह के लोग हैं कि जो आप बात अपने प्रेसिडेंट की भी नहीं सुनना चाहते हैं। दुनिया में कोई ऐसा जमहूरी आदमी होगा? मुझे तो कोई ऐसा जमहूरी आदमी नजर नहीं आता है कि जो अपने मुल्क के प्रेसिडेंट के खिताब के दौरान और उसका सबब कुछ ना हो, सबब भी हो, तब भी आपने खिताब सुना, उस पर आप तनकीद करें, आप इख्तलाफ करें, जो भी करना है वो करें, लेकिन ये तरीक़ेकार नहीं है। और ये हमारा पार्लियामेंट में माजी में भी ऐसा होता रहा है, लेकिन यहाँ तो हद हो गई है ना।
यहाँ आप देखें तमाम लोग बैठे हुए हैं, मेहमानों की गैलरी में लोगों ने क्या मैसेज लिया होगा इस अमल से जो इन्होंने किया है। क्या ये सीटियां बजाने के लिए आए थे, नारे लगाने के लिए आए थे? पोस्टर तो आप बाहर जाकर सड़क पर खड़े हो जाएं, वहां भी पोस्टर उठा सकते हैं, नारे आप वहां भी लगा सकते हैं, आप जो सीटियां कहीं भी बजा सकते हैं। ये मुकद्दस हैवान है, लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने वोट देकर आपको भेजा है, क्या इसलिए भेजा था? ठीक है, ठीक है। लगारी साहब, एक और चीज़ पर भी कमेंट कर दीजिएगा आप, जिस पर वजीर खारजा ने बात की है। सागदार ये कह रहे हैं कि अगर भारतीय टारगेट किलिंग पर कोई बयान नहीं दिया गया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम सोए हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान का जो रवैया है वो हम देख रहे हैं कि आए रोज़ जारहाना होता जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ को भी एडमिट किया कि ये जो पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की गई है ये हिंदुस्तान की तरफ से करवाई गई है, और जो भारतीय दहशतगर्दी है उसको प्रॉपर आलमी सतह पर उजागर करने में हम नाकाम हो रहे हैं। हमारा जो एक अंदाज बन चुका है वो सिर्फ दिफाई बन चुका है हिंदुस्तान को लेकर। उससे भी बदतर है कि जवाब नहीं दिया है। मैं समझता हूं कि वजीर खारजा की ये बात किसी तौर पर भी किसी भी शहरी के लिए, किसी भी आम आदमी के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जवाब नहीं दिया, क्या मतलब है आप जवाब नहीं देंगे? तो आपके मुल्क के अंदर कोई वारदात हो जाए, कोई बाहर गैर मुल्क की जो है, कोई गैर मुल्क आपके मुल्क के अंदर या आपके किसी शहरी को दुनिया के किसी कोने में नुकसान पहुंचाता है, तो इसका क्या मतलब है? हम बयान न दें, हम खामोश हो जाएं, हम दुनिया को कहें कि जी ठीक है करी जाओ? ये इस तरह से होता है। मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब का ये बयान गैर जिम्मेदाराना है और उनके मनसब के मुताबिक नहीं है। उन्हें उनकी वजारत को बाकायदा इस पर बात करनी चाहिए और उसे दुनिया के अहम मराकज में इस बात को लेकर जाना चाहिए। दुनिया के अहम मराकज हैं, वाशिंगटन है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है और बेल्जियम ब्रसेल्स है, पीकिंग है, बीजिंग है, मॉस्को है। दुनिया को जाकर बताएं ना कि भाई इंडिया आपके साथ क्या कर रहा है। नहीं, हम खामोश हैं तो इसका मतलब ये ना लिया जाए कि हम सो रहे हैं। आप सो रहे हैं ना, आप बता रहे हैं कि आप सो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर लगारी साहब, आपने अपना वक्त दिया। और वाकई इसहाक डार साहब का जो ओहदा है उससे हम लोग यही तवक्को कर रहे हैं कि जो मुल्क सूरत हाल चल रही है खित्ते में और खित्ते के बाहर, कोशिश करें कि पाकिस्तान का ठोस मौक़िफ़ दुनिया तक पहुंचाने की भरपूर तरीके से कोशिश करते हुए हमें नजर आएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ एक वायरल वीडियो, जो कि इस तरह के पहले भी हम बहुत से ऐसे मनाजिर देख चुके हैं, और ये जो अब हम एक ट्रेंड देख रहे हैं ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो ये मनाजिर हैं इस वक्त नारोवाल के, जहाँ पर एक मकामी कसाब ने बेटे की शादी पर लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन्स लौटा दिए हैं। जी, इस तरह की शादियाँ भी पाकिस्तान में हो रही हैं, जहाँ हम ये डिस्कस करते रहते हैं रोज़ बैठकर कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इकॉनमी पाकिस्तान की ख़राब हो चुकी है। तो शादियों पर हमने देखा कि लोग तरह तरह की खुशियां तो मनाते हैं, लेकिन ये जो एक ट्रेंड है ये पैसे लुटाने का, मोबाइल फोन्स लुटाने का, ये अब बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल। और बारात जो थी वो सागरपुर गई थी, नारोवाल के एक इलाके में, और वहाँ पर पहुँचने पर खवातीन, बच्चों और नौजवानों ने तोहफों और पैसों से अपनी जेबें भी भर ली। और अनवर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई पहला वाक़या नहीं जिसे हम लोग देख रहे हो, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमने देखे हैं। लेकिन सवाल यहीं पर होता है, एक तरफ हम ऐसे मुल्क के हवाले से बातचीत कर रहे होते हैं, रोज़ तीसरे चौथे दिन हम इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि लोगों का गुजर बसर कैसे होगा। भी हाल ही में रमजान गुजरा है, लोगों के लिए घरों में फल तक खरीदा मुहाल हो जाता है। तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नित नए तरीकों से सोशल मीडिया पर वायरल होने के तरीके ढूंढ रहे होते हैं, और शायद अपने इलाके में, अपनी गली मोहल्ले में एक वो कहते ना कि अपने आप को शो ऑफ कर, ठाट बाट दिखाने के लिए इस किस्म का तर्ज अमल इख्तियार कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है जो ऐसे लोगों पर ना एफबीआर वालों को खास तौर पर रेड करना चाहिए और पूछना चाहिए कि ये जो पैसे लुटाए जा रहे हैं, जो डॉलरों की बारिश की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपके साथ एक खबर शेयर की थी। गुजरांवाला में एक शहरी थे, शहरियार गुराया, उनकी जब शादी हुई थी तो फिर रिश्तेदारों ने, हमने देखा था कि वहां पर डॉलर्स की बारिश भी कर दी थी। तो मेरा ख्याल है जब टैक्स नेट में न लाया जाएगा तो फिर ये इस तरह की हरकतें शायद नहीं करेंगे। और साथ ही साथ हमारे, अगर हम दीन की बात भी करें, दीन इस्लाम की बात भी करें, तो उसमें भी इस चीज़ की ममानियत है कि इस तरह से शो ऑफ भी नहीं करना चाहिए, इस तरह से जो पैसों का ज़िया है वो भी किसी सूरत नहीं करना। मुझे लगता है कि शायद वो लोगों को ये मैसेज देना चाह रहे थे कि वो नारोवाल के अंबानी है। अच्छा जी, ठीक है, बिल्कुल। अंबानियों की शादी के बाद तो अब हर बंदा उसी ट्रेंड पर चल पड़ा है और उसी तरह के जो शशके जिन्हें कहा जाता है वो करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल, तो इस तरह के बहुत से ऐसे वाकयात हैं जो पहले भी रिपोर्ट हो चुके हैं, और एक रिसेंटली कुछ ही रोज पहले की ये वीडियो थी जो हमने आपके साथ शेयर किया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान।
वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। एक अहम खबर है आपको कराची से, वो आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि सेगमेंट भी हमारा स्पेसिफिकली कराची से ही है। क्योंकि कराची के इलाके लांधी की मानसेरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर होने वाले खुदकुश धमाके में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं और SSP मलीर तारिक मस्तोई के मुताबिक गाड़ी पर खुदकुश हमला हुआ है। धमाके के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वक़्वा पर पहुंच चुकी हैं और इमदादी सरगर्मियां वहां पर शुरू कर दी गई हैं, जिसके बाद वाक़े के जो जख्मी हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम पुलिस के मुताबिक जिस गाड़ी को निशाना बनाया गया उसमें गैर मुल्की सवार थे और धमाके के वक्त फायरिंग भी की गई थी। तो धमाके में 3 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात जो है वो इस तरह से सामने आई और पुलिस ये भी बता रही है कि जांबहक होने वाले अफराद की ताहाल शनाख्त नहीं हो पाई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कराची से उबैद शाह हमें मजीद अपडेट करेंगे। उबैद, पहले इस वाक़े के हवाले से बताइएगा, आगे चल के हमें कराची में कुछ और इशूज़ पर भी बात करनी है, लेकिन पहले इसको क्लियर कीजिएगा कि जो गैर मुल्की शहरी सवार थे वो यही बताया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब वो महफूज हैं। पुलिस की जो बरवक्त कार्रवाई थी उसके नतीजे में वो महफूज रहे हैं, हमला नाकाम हुआ है, 2 दहशतगर्दों को भी हलाक कर दिया गया है। जी बिल्कुल, 15 अप्रैल को बरोज़ पीर न्यू न्यूज़ ने खबर नशर की थी कि जो गैर मुल्की यहाँ पर तैनात हैं, काम के हवाले से हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ में काम करते हैं, इंजीनियर्स हैं, उन पर दहशतगर्दी का ख़तरा मंडला रहा है। इस हवाले से हसास इदारे की रिपोर्ट थी जो कि 15 अप्रैल को न्यू न्यूज़ ने ब्रेक की थी और पीर को ये खबर ब्रेक हुई थी और जुम्मे के रोज़ गैर मुल्की इंजीनियर्स के ऊपर हमला हो जाता है। डिफेंस में वाक़ वो अपने बेंगलोर से निकलते हैं और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया रोड पर पहुँचते हैं। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़ निजी कंपनी में वो मुलाजमत करते हैं। 2 गाड़ी थी, एक हाईएक्स थी जिसमें 4 मुलाजमीन गैर मुल्की सवार थे और उसके पीछे एक फॉर्चूनर थी जिसमें उस कंपनी के MD सवार थे, जबकि इनके साथ कोई पुलिस का स्क्वाड नहीं था, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का स्क्वाड था। जब ये कोरंगी मानसेरा कॉलोनी की तरफ पहुंचे, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया रोड पर, तो ताक लगाए दहशतगर्दों ने इनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की और पर हमला किया, हैंड ग्रेनेड फेंके, जिसके बाद जो प्राइवेट सिक्योरिटी का स्क्वाड था उन्होंने फॉर्चूनर गाड़ी को पीछे किया और उनकी स्क्वाड ने उस गाड़ी को महफूज किया। ताहम अंधाधुंध फायरिंग की गई हाईएस्ट पे, जिसके नतीजे में उस गाड़ी में मौजूद 2 सिक्योरिटी गार्ड जो है वो जख्मी भी हुए और उन्होंने मुकाबला किया। फायरिंग की आवाज़ सुनकर करीबी वाक़ पुलिस के पिकेट लगी हुई थी। फायरिंग और धमाके की आवाज़ सुन के वो वकुआ पर पहुँचे और यहाँ पर एक बजरी का और ईंटें यहाँ पर रखी हुई थी जहाँ पर एक दहशतगर्द ताक लगाकर निशानेबाजी कर रहा था, जिस पर पुलिस ने उसके ऊपर अटैक किया और पुलिस के हमले के नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दूसरे दहशतगर्द ने खुदकुश धमाके से उड़ा लिया। इस वाक़े में पुलिस ने इब्तदाई तौर पर कहा था कि 3 दहशतगर्द इस वाक़े में थे, एक फ़रार हो गया है, जबकि एडिशनल IG कराची का ये कहना है कि ऐन मुमकिन है कि इस तमाम तर वाक़े में 2 ही दहशतगर्द जो है वो हमले में मुलविस हों। इस वक्त जो गैर मुल्की इंजीनियर्स हैं वो महफूज हैं, उनको फौरी तौर पर शराफीकोट थाने मुंतकिल कर दिया गया था और वहाँ से जो ज़ख्मी थे या उनको जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। इस वक्त स्पॉट पर एडिशनल IG कराची, DIG CTD, फॉरेंसिक टीम, रेंजर्स के आला हुकाम यहाँ पर मौजूद हैं। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ कर दिया गया है और यहाँ पर फॉरेंसिक टीम शवाहिद इकट्ठे कर रही है। 6 दस्ती बम, 3 अवान बम और 3 क्लैशनकोफ की मैगजीन बरामद हुई, जबकि दहशतगर्दों के थैले से पानी की बोतल और पेट्रोल भी बरामद हुआ है। दहशतगर्दों की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी है, ताहम पुलिस का ये कहना है कि वो जल्द ही दहशतगर्दों की शनाख्त कर लेगी। जी अच्छा उबैद, ये तो आपने इस मामले से रिलेटेड हमें अपडेट किया। अब जरा कराची की ओवरऑल सिचुएशन पर बात कर लेते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता कई माह से हम देख रहे हैं कि कराची जो है वो डाकुओं के निरग़े में है और वहां पर अब कोई शहरी महफूज नहीं है। स्ट्रीट क्राइम्स इस हद तक बढ़ गए हैं कि लोग जब घरों से बाहर निकलते हैं तो उनको बहुत खौफ आता है, लेकिन अगर खौफ किसी को नहीं है तो वो इन डाकुओं को नहीं है कि जिन्हें किसी का डर नहीं है। जी, अगर हम आज के स्ट्रीट क्राइम की बात करें, क्योंकि गुज़िश्ता 20 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम और लूट मार की वारदातें बढ़ती चली जा रही। इस हवाले से पुलिस की जानिब से बुलंदबाग दावे भी किए गए हैं। शाहीन फोर्स, शहबाज फोर्स, एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स, मुख्तलिफ फोर्सेस भी लॉन्च की गई। SSU के कमांडोज़ों के हवाले से एक अलहदा स्क्वाड भी बनाया गया, लेकिन शहर का क्राइम काबू में नहीं आ सका। सेफ सिटी के हवाले से भी बात होती रही कि 1300 कैमरे लगाए जाएंगे, 2100 कैमरे लगाए जाएंगे, लेकिन सिर्फ दावे ही रह जाते हैं। शहर का
क्राइम रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है। इसका आप अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि 2023 में 135 अफराद डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल हुए थे और 2023 के रमज़ान में 9 अफराद डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल हुए थे। लेकिन 2024 में ये फिगर बढ़ चुका है। सिर्फ 3 माह में, यानी कि जनवरी से लेके आज की तारीख तक तकरीबन 63 अफराद डकैती मुज़ाहमत पर अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और रमज़ानुल मुबारक में हलाकतों की तादाद 20 थी। इस तरह अगर हम गुज़िश्ता साल से मवाजना करें तो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता चला जा रहा है। गुज़िश्ता रात न्यूज़ ने एक CCTV भी ब्रेक की थी, जिसमें सऊदाबाद गली नंबर 2 में घर के बाहर खड़ी एक ज़ईफ़ुल उमर खातून जो कि सब्जी फरोश से सब्जी खरीद रही थी, स्ट्रीट क्रिमिनल से, वो भी महफूज ना रही। सब्जी फरोश को भी लूट लिया गया, खातून को भी लूट लिया गया। जब पुलिस से रब्ता किया गया तो पुलिस का ये कहना था कि ये पुरानी फुटेज है और इस तरह का कोई वाकया आज से 2021 में पेश आया था। लेकिन जब न्यूज़ ने मुस्तकिल उस खबर को फॉलो करते रहे तो आला हुकाम ने पुलिस के अफसरान से जब हमारा रब्ता तो उनका ये कहना था कि मुतासरा खातून तक पहुंच गए हैं और ये 16 अप्रैल का ही वाकया है। खातून से रब्ता कर लिया, वाकया का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये इस तरह के जो वाकयात हैं वो हम देख रहे हैं बैठ के वो आए रोज पेश आ रहे हैं कराची में, और लोग अब सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं कि इस पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक लंबे अरसे से सिंध में हुकूमत कर रही है, ऑलमोस्ट अब 16 साल होने हो गए हैं। उनके जो टेन्योर है वो तीसरा टेन्योर या चौथा टेन्योर चल रहा है, लेकिन जो सिंध की हुकूमत है वो जराइम को कंट्रोल करने में नाकाम है। कोई इस पर पॉलिसी नहीं बनाई गई, कोई वर्किंग नहीं की गई। सेफ सिटी प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं वो भी अभी तक फाल नहीं हो सका, उस पर भी उस तरह से काम शुरू नहीं हो सका जो कि इस शहर की सबसे बड़ी जरूरत है। जी बिल्कुल, जब अगर आपको याद हो जब निगरान सेटअप आ रहा था तो उससे कबल जब पीपल पार्टी की जो उस वक्त की काबीना थी उसका जो आखिरी इजलास हुआ था उसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 20 अरब रुपए अप्रूव हुए थे और ये तय किया गया था कि तकरीबन इब्तदाई तौर पर 2100 कैमरे शहर के मुख्तलिफ जगहों पर लगाए जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ अभी तक दावे ही हैं, इस शहर में मुख्तलिफ जगहों पर कैमरे लगने नहीं लगे हैं। जबकि CPLC या जो बिजनेस कम्युनिटी है वो अपनी मदद आपके तहत कुछ थानों में या जो उनके इंडस्ट्रियल जोन होते हैं या उनके जो दफातर होते हैं उनके अतराफ मुतल्लिका थानों या ज़िले पुलिस के साथ ताउन करके कमांड एंड कंट्रोल रूम बना रही है। लेकिन सरकारी सतह पर जो एक कमांड एंड कंट्रोल रूम का क़याम अमल में आना था सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से, जो तय किया गया था कि ना सिर्फ CCTV कैमरे लगेंगे बल्कि उस कैमरे की मदद से रेंजर्स और पुलिस की पिकेट्स भी लगाई जाएंगी और उस पिकेट्स की मदद से जो क्राइम की वारदात जैसे ही स्क्रीन पर फ्लैश होगी कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी तौर पर क्विक रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन इस तरह की कोई चीज़ नहीं दिखती। मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि जब कराची बेअमनी केस चल रहा था जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की दौर में, तो कराची बेअमनी केस के हवाले से जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने सिंध हाई कोर्ट के जज की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी थी कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से उनका जायजा लेगी और हाई कोर्ट की जानिब से इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। उसका पहला इजलास यानी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में वो कमेटी कायम की गई थी, उसका पहला इजलास गुज़िश्ता रोज हुआ है सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अब्बासी साहब की सरबराही में, जिसमें पुलिस और रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला अफसरान वहां पे शरीक थे। कच्चे के इलाके में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कमेटी का कयाम आज से कई सालों पहले हुआ और उसका पहला इजलास जो आप बता रहे हैं, जो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो गुज़िश्ता रोज हुआ है। अगर मामला ऐसे चलते रहे तो फिर वहां पर कोई एक शख्स भी सुकून से नहीं सो पाएगा, ना अपनी जिंदगी गुजार पाएगा। जिस तरीके से हम CCTV फुटेज को देख रहे होते हैं, आप भी हमें रिपोर्ट कर रहे होते हैं कराची के क्राइम्स के हवाले से, इन डाकों का चेहरा या फिर इन लुटेरों का चेहरा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। तो फिर कोई एक ऐसा नहीं है कि जिसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई हो या पुलिस छापे मार रही हो। IG सिंध इस बारे में क्या कह रहे हैं? जी, कराची पुलिस के एडिशनल IG कराची का ये कहना है कि रवा साल के 3 माह में 298 पुलिस मुकाबले हुए हैं, जिनमें से तकरीबन 226 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे अहम है, इस हवाले से कानून साजी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार होता है वो 3 महीने 4 महीने बाद ज़मानत पर वापस आ जाता है। और उस तरह के मुतअद्दिद कैसे हैं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने इस हवाले से गुज़िश्ता जो हुकूमत सिंध की कैबिनेट तो वो जो गुज़िश्ता साल IG सिंध थे, क्योंकि अभी उनकी दोबारा तैनाती हुई है, उससे पहले भी उन्होंने एक पूरी फहरिस्त की तैयार की थी और तकरीबन 300 स्ट्रीट क्रिमिनल्स ऐसे थे जो मुतवातिर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस थे, जेल जाते थे और 6 महीने 3 महीने के बाद या तो जमानत पर आ जाते थे या अपनी सज़ा मुकम्मल करने के बाद आते थे और दोबारा स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में लग जाते थे। तो इस हवाले से कानून साजी भी सख्त करने की ज़रूरत है। 5,000-7,000 रुपये के जुर्माने और 6 महीने की सज़ा जो होती है वो स्ट्रीट क्रिमिनल आराम से काट कर आ जाता है। और हमारे ज़राए तो ये तो बताते हैं कि स्ट्रीट क्रिमिनल मजिस्ट्रेट के सामने अपना केस खुद डिफेंड
कर रहे होते हैं, खुद लड़ रहे होते हैं। यही वजह है कि उनको सख्त से सख्त सजा नहीं हो पाती। जब तक स्ट्रीट मतलब इस मामले में भी हम फिर ये देख रहे हैं कि लेजिस्लेशन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि मजीद जो कानून है इस हवाले से सख्त कर दिया जाए, जो कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स मौजूद हैं। लेकिन जो फिगर्स आप भी अभी हमें बता रहे हैं कि रवां साल में भी इतने वाकयात हो चुके हैं जो कि पिछले साल से भी बहुत ज्यादा हैं, तो फिर आपको लग रहा है कि ऐसे हालात में फिर जो वफाकी हुकूमत है एक बार फिर से रेंजर्स को तलब करेगी, क्योंकि जब रेंजर्स आते हैं तभी शहर का जो अमन व अमान है वो फिर बरकरार हो पाता है? जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि जस्टिस अब्बासी जो सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनकी सरबराही में जब कमेटी का इजलास हुआ तो रेंजर्स ने, जब कच्चे का जिक्र आया तो रेंजर्स का ये कहना था कि उन्हें इख्तियार दिए जाएं और कच्चा ऑपरेशन की वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं और वो इलाके को क्लियर करवा कर देंगे। जिस पर वहाँ पर मौजूद एक फाजिल जज ने कहा कि कराची में आपने क्या किया है, पहले आप उस हवाले से बता दें। यहाँ पर रेंजर्स तवील अरसे से कराची में तैनात है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम की वारदातें में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। ताहम रेंजर्स का ये कहना है कि उनका डोमेन नहीं है, पुलिस के इख्तियार उनके पास नहीं है, लिहाजा वो क्रिमिनल के हवाले से किसी कार्रवाई के मजाज नहीं है। लेकिन हम दूसरी जानिब देखते हैं कि रेंजर्स की आए दिन प्रेस रिलीज आती है कि पुलिस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन में स्ट्रीट क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लिया। रेंजर्स यहाँ पर आई थी जब शहर में भत्ताखोरी, बोरीबंद लाशों का सिलसिला था, बम धमाके थे, क़याम अमन के लिए यहाँ पर आई थी और इस हवाले से कोई शक नहीं कि रेंजर्स ने यहाँ पर इस हवाले से काम भी किया है। लेकिन स्ट्रीट क्राइम का जो अफरीद है वो बेकाबू है। 20 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स यहाँ पर मौजूद है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है। जिस तरह रमज़ान मुबारक के मौके पर ट्रेनें भरकर कराची आती हैं, तकरीबन 4 लाख गदागर जो हैं वो कराची शहर में आए थे भी मांगने की। इसी हवाले से पुलिस की और इंटेलिजेंस इदारों की ये भी रिपोर्ट है कि मुल्क के दीगर इलाकों से जराइम पेशा अफराद भी यहाँ पर आए हैं और ईद के सीज़न में, रमज़ान मुबारक में यहाँ पर लूट मार की वारदातें आम होती रही हैं। इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो महसूद कबाइल है उनका कुछ रोज़ कबल एक जरगा भी हुआ था जिसमें महसूद कबाइल ने ये तय किया है कि जो स्ट्रीट क्रिमिनल महसूद कबीले से ताल्लुक़ रखता होगा और वो अगर किसी पुलिस मुकाबले में या अवाम की तशद्दुद से मारा गया तो उसकी वो नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करेंगे, बल्कि उसको महसूदों के कब्रिस्तान में दफन करने की भी इजाज़त नहीं होगी। जब एक कम्यूनिटी इस तरह के सख्त डिसीजन ले रही है तो ऐसे में हुकूमत सिंध को भी चाहिए कि वो इस हवाले से कोई बाकायदा कानून साजी करे। पुलिस से सख्त फैसले लेने की जरूरत है और सख्त पॉलिसीज बनाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उबैद शाह हमें अपडेट कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं स्क्वॉश के हवाले से, जहां पर पाकिस्तान की हुक्मरानी का सभी को पता है कि एक ऐसा सुनहरा शानदार दौर हमने देखा हुआ है जो कि शायद किसी को भी स्पोर्ट्स इवेंट में ऐसी कामयाबी मिली हो जैसी कामयाबियां स्क्वॉश में पाकिस्तान ने समेटी हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक वक्त ऐसा भी रहा कि पाकिस्तान स्क्वॉश में कामयाबी को तरसने लगा और अब दोबारा से पाकिस्तानी बच्चों ने स्क्वॉश में कामयाबियां समेटने का जो सिलसिला है वो भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में कामयाबियां समेटी हैं। पाकिस्तान के हुज़ैफा शाहिद हैं जो कि अंडर 13 कैटेगरी में उन्होंने अब ये टाइटल अपने नाम किया है। बिल्कुल, और इसी सिलसिले में हुज़ैफा शाहिद से आज हम बात करेंगे और उनके कोच नवीद आलम भी उनके साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हुज़ैफा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, यकीनी तौर पर खुशी भी आपको बहुत ज्यादा होगी। ये बताइएगा कैसे रहा आपको कॉम्पिटिशन? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुज़ैफा शाहिद है और तो बहुत है मुझे पर और बहुत मज़ा आया इस इवेंट में और बहुत खुशी हुई कि प्लैटिनम जीत ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन। और मेरे साथ सर नवीद भी हैं और ये मेरे कोच हैं जो मुझे अच्छा सिखाते हैं और पाकिस्तान नेवी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे भेजा। और ये यकीनी तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी है और जितने आप खुश हैं उतने ही हम लोग भी खुश हैं, क्योंकि स्क्वॉश में जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले भी अपना नाम बनाया है तो अब भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स सामने आ रहे हैं। आपके कोच से भी हम बात करना चाहेंगे। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी, कैसी तैयारी रही और अब अगले सफर के हवाले से क्या प्लान्स हैं? जी थैंक यू सो मच। तैयारी बहुत ज़्यादा थी और अल्लाह का शुक्र है हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इस टूर्नामेंट के लिए और इस टूर्नामेंट में हम कामयाब हुए। अल्लाह पाक का बहुत शुक्रगुजार है। नेक्स्ट इवेंट हमारा टारगेट है इंशाल्लाह ताला एशियन जूनियर जो जून में हो रहा है 24 जून को। हमारा टारगेट वो है, उसी के लिए हम बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट खुशखबरी आपको वहाँ से भी सुनने को मिलेगी।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जिस तरह से हुज़ैफा आपसे मैं पूछना चाहूँगा, स्क्वॉश में जिस तरह से पाकिस्तान के जहांगीर खान थे, जानशेर खान थे, उन्होंने जितनी कामयाबियां हासिल की हैं, आपका भी गोल अब वैसा ही कुछ है कि उसी तरह से आपने भी इस खेल में कामयाबियां समेटनी हैं? और जिस टाइम अब आप खेल रहे थे उन लोगों के साथ, जब आप खेल रहे थे, तो अब आपके ज़हन में क्या था कि हर हाल में जीतना ही जीतना है? जिस तरह मैंने मैच से पहले 2 महीने की जो ट्रेनिंग करी थी रमज़ान में, और उससे पहले भी बहुत ऑफ ट्रेनिंग शेड्यूल चल रहा था हमारा, उसमें फिटनेस ट्रेनिंग वगैरह जो भी मतलब बड़ी फिट ट्रेनिंग थी, तो उस वक्त उस टाइम मुझे ख्याल था कि मैंने इतनी मेहनत करी तो मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर पाऊँ, पाकिस्तान के लिए टाइटल ले पाऊँ, और बस माइंड बनाया हुआ था इंशाल्लाह कि बस कुछ भी करना, अच्छा खेलना है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए टाइटल लेना है मैंने। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि आपके आइडियल खिलाड़ी कौन कौन से हैं, और दूसरा ये भी कि कितना टाइम देते हैं आप अपनी ट्रेनिंग पर, और किस तरीके से आप अपनी स्टडीज को मैनेज कर रहे हैं? मेरा भी मेरा आइडल जो है अभी जो पहले फॉर्मर जो जहांगीर खानी है, जो कि सबके आइडल हैं, तो उनका 555 मैचेस अनबीटन जीते हैं वो। और अभी जो लेटेस्ट जो है वो इजिप्शियन है, अली फराक, वर्ल्ड नंबर 1 है अभी, वो मेरा आइडल है और वो मेरा फेवरेट प्लेयर है। और जिस तरह आपने कहा कि स्टडीज अक्सर लेके चलते हैं, तो ऑब्वियसली मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगा कीस्टोन अकेडमी, सना इलियास मैम, जो उन्होंने मुझे अच्छा स्टडीज शेड्यूल प्रोवाइड करा हुआ है, जिनकी वजह से मैं स्टडीज भी मैनेज हो पाती है, स्क्वॉश भी मैनेज हो पाती है। स्क्वॉश में तो स्क्वॉश की तरफ हुज़ैफा आपका इंटरेस्ट किस तरह से डेवलप हुआ? क्योंकि अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि बचपन का शौक है, क्योंकि अभी आप खुद बहुत छोटे हैं, पेरेंट्स को बहुत शौक था कि आप इस गेम की तरफ जाओ, इस एक्टिविटी की तरफ जाओ, ये किसी को देखा करते थे आप बहुत, या कोई फैमिली में कोई है स्क्वॉश का प्लेयर? फैमिली मेरे पापा स्क्वॉश प्लेयर थे, वो उन्होंने पाकिस्तान लेवल पे खेला हुआ है, एंड जब पापा फ्रांस गए थे तो पापा अपनी टीम लेके गए थे स्क्वॉश की, तो जब उन्होंने वहाँ पे अंडर-11 के बच्चों को देखा, छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए, तो उनको शौक आया कि वो मुझे भी खिला सकते हैं। तो जब मैं उनके साथ फर्स्ट टाइम किया, तो मैंने जब बॉल पे फर्स्ट बॉल हिट करी बॉल पे, तो उनको मेरे पे करंट नजर आ गया। फिर उन्होंने मेरे ट्रेनिंग करती, पापा का भी बहुत बड़ा रोल है, पापा ने मुझे है, और उसके बाद मैंने सबको हराया यहाँ पे आगे जितने भी स्क्वॉश में। फिर मैं आपके साथ नबी के साथ ज्वाइन हो गया, आप इनके साथ लगा हूँ, इनके साथ इंशाल्लाह और मेहनत करूँगा और पाकिस्तान के लिए और टाइटल। ठीक है, और अभी आपने भी, आपके बाकी साथियों ने भी पाकिस्तान को स्क्वॉश का आलमी चैंपियन भी बनवाना है, उसके लिए भी कैसी तैयारी कर रहे हैं, और उसके लिए क्या कोई मजीद टफ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी? जी टफ ट्रेनिंग करनी है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी जो मैच जीता हूँ मैं, उसके बाद मुझे ट्रेनिंग थोड़ी और हार्ड करनी, क्योंकि एशियन जूनियर उससे ही बड़ा इवेंट है। एशियन जूनियर बहुत बड़ा इवेंट, जाके उसमें बहुत से प्लेयर्स आएंगे डिफरेंट कंट्रीज से, तो वो मेन इवेंट है मेरे लिए बेसिकली, जो इसके लिए मैं कब से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह दुआ करेगा अल्लाह ताला मुझे उस इंशाल्लाह हम तो दुआ करेंगे। लेकिन नवीद ने आपको तैयार करना है एशियन जूनियर चैंपियनशिप के लिए। नवीद तो फिर बताएगा कितना टफ कंपटीशन होगा वो, और उसकी तैयारी के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? देखिए अभी एशियन जूनियर के लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी टफ ट्रेनिंग चल रही है। मुझे उम्मीद है कि एशियन जूनियर में हमारा अच्छा टाइटल आएगा, और उसके बाद एक्चुअली हमारा सिर्फ एशियन जूनियर टारगेट नहीं है फिलहाल, अभी राइट नाउ एशियन जूनियर है जून में जो है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टारगेट है जो जनवरी में होगा। हमने पूरा प्लान सेट किया, उसी प्लान को लेके चलेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस पूरे प्लान के पीछे हमारे साथ पाकिस्तान नेवी जो है फुल सपोर्ट कर रही है। ठीक है, और पाकिस्तान नेवी 100% हमारे साथ है। और इस पर सबसे बड़ी बात ये कि हमारे जो कैप्टन पाकिस्तान नेवी के जो स्क्वॉश के हैं मिस्टर कमोडोर तौकीर अहमद ख्वाजा, वो स्क्वॉश में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह इसी तरह इंटरेस्ट चलता रहा तो आप देखेंगे कि हुज़ैफा बहुत आगे बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब हमारा यहाँ पे चल रहा होता है तो जहांगीर भाई की सुपरविजन में ही सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो लोग आपका सारी चीज़ें कर, बहुत सारी जगह पर हम फंसे हुए होते हैं, समझ में नहीं आती चीज़ें, तो जहांगीर भाई हमें फुल सपोर्ट करता था शुक्रिया इन चीज़ों में। ठीक है, तो नवीद जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि एक वो भी टाइम था जब पाकिस्तान में जहांगीर खान खेलते थे, जानशेर खान खेलते थे, बहुत बड़े नाम बन गए, फिर एक टाइम ऐसा भी आया स्क्वॉश से बहुत ज़्यादा दूरी होगी पाकिस्तान की। अब दोबारा से हम प्लेयर्स देख रहे हैं, बहुत से लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं और शायद जानना भी चाहते हो कि पाकिस्तान में अगर हम लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, कुछ बच्चे सीखना चाहते हो, कौन सी ऐसी जगह बनी हुई है जहां पर जाकर वो इजीली सीख सकते हैं?
इतना आसान है, इतना एक्सेसिबल है ये? देखिए, जो हमारी मेंबरशिप के हवाले से है ना, क्लब के जिस क्लब में हम बैठे हैं एक्चुअली हम सपोर्ट में अल्लाह का शुक्र, यहाँ पे जो बच्चा सपोर्ट नहीं कर सकता उसके लिए हमारे जो तौकीर साहब हैं वो बिल्कुल फैसिलिटेट करते हैं अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकता। बाकी ऑफकोर्स इस बहुत एक्सपेंसिव गेम है और महंगी गेम है, नॉट इजी कि वो आप रैकेट बाई कर लें या शूज़ बाई कर लें, बिकॉज शूज़ भी उसके 24,000 के, रैकेट भी महंगे, तो ऑब्वियसली महंगा स्पोर्ट्स है वो। पर जैसे जैसे आप तरफ आते हैं तो काफ़ी रास्ते आपको खुल जाते हैं। अगर आप सीरियस थे इस कोर्स में तो ऑब्वियसली काफ़ी डिपार्टमेंट है, बट नेवी की तरह अगर वो डिपार्टमेंट इस तरह काम करें, प्लेयर्स को उठाएं, तो मेरे ख्याल है कि टैलेंट बहुत मौजूद है पाकिस्तान के अंदर हमारे पास। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अभी रिसेंटली हमने 9 प्लेयर्स को अक्सर नेवी में कॉन्ट्रैक्ट में कंडक्ट किया हुआ है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो नवीद, आपको क्या वजह लग रही है जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर तकरीबन तमाम ही खेलों की टीमें मौजूद हैं, वो इस पर फोकस क्यों नहीं है इतने? बिल्कुल उनको होना चाहिए फोकस, अगर वो फोकस होंगे। बिकॉज अब जैसे नेवी डिपार्टमेंट है ना, 9 प्लेयर्स को हमने कनेक्ट कर लिया, तो एक फंड नहीं है कि हम और ज्यादा को भी कर सके ना, बिकॉज 9 प्लेयर्स बहुत ज्यादा। इसी तरह अगर हमारे पास 16-17 डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में, अगर वो सारे भी स्पोर्ट्स के जूनियर प्लेयर्स इस वक्त टॉप पे खेल रहे, उनको अगर हम डिपार्टमेंट में हायर करें तो मेरा ख्याल है कि आप देखिएगा पाकिस्तान में कुछ ही टाइम के अंदर जूनियर प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने शुरू होंगे और काफी जल्दी ये सारे आगे आ जाएंगे। जैसे कि मैं अगर बात करूँ लाइक के उज़ैफा शाहिद की, तो इसमें बहुत टैलेंट है और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा अचीव कर चुके हैं। इंशाल्लाह इसी तरह लास्ट हमारी कुछ 3-4 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी, उसको फिर इसका प्लान हमने डिसाइड किया था कि हमारे फ्यूचर का प्लान क्या है इसका। तो हमने कुछ इंटरनेशनल 2-3 टूर्नामेंट्स हमने प्लान किए इनके लिए, उसको इंशाल्लाह लेके और आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो हुज़ैफा, और भी कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आपका या फिर स्क्वॉश ही ज्यादा पसंद है? स्क्वॉश ज़्यादा पसंद है क्योंकि स्क्वॉश में तो मेरा पूरा फ्यूचर है, और बाकी स्पोर्ट्स कभी टाइम पास के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ खेल लेंगे, जैसे बैडमिंटन हो गया कभी के लिए। तो एक्चुअल मेरा जो फ्यूचर गेम है वो स्क्वॉश ही है। तो उज़ैफा ये बताओ कि अब मजीद मोराल हाई रखने के लिए, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या लगता है कि एनुअली, नेशनली या लोकली कम से कम इतने इवेंट्स हो जाने चाहिए कि जो प्लेयर है वो मजीद अच्छे से अच्छा परफॉर्म करता है और फॉर्म में रहे? नेशनल इवेंट्स भी हो रहे हैं क्योंकि आज भी मेरा सेमीफाइनल ही है, नेशनल इवेंट चल रहा है, आज सेमीफाइनल है मेरा। अच्छा, तो फिर तैयारी कैसी है आज के इवेंट के लिए आपकी? तैयारी बिल्कुल सही है मेरी, कल वाले मैंने 2 मैच किए हैं, अब आज सेमीफाइनल है मेरा 3 बजे। और किसके अगेंस्ट खेल रहे हो आप? मैं पंजाब के फैजान अली के अगेंस्ट खेल रहा हूँ, आर्मी का। अच्छा, जो डिपार्टमेंटल मुकाबले होते हैं उनका सिलसिला शुरू है। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा शाहिद, स्क्वॉश चैंपियन, और उनके कोच नवीद भी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे ट्यून्ड पाकिस्तान। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अहम खबर शामिल करेंगे जहां हम देख रहे हैं कि सऊदी मुआवन वज़ीर दिफा मेजर जनरल इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला का दौरा GHQ, जहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी मुआवन वज़ीर दिफा की मुलाकात भी हुई है। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई पैदावार पर तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ ने सऊदी रॉयल की फ़ौज की सलाहियत बढ़ाने पर पाक फ़ौज के अज़म को भी दोहराया है। सऊदी मुआवन वज़ीर दिफा ने पाक फ़ौज की कामयाबियों को भी सराहा, आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को तस्लीम भी किया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमें अभी ज्वाइन करेंगे, लेकिन ताहम ये अपडेट आपको एक बार फिर से दे रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा की मुलाकात हुई है और GHQ के मनाजिर हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई पैदावार पर तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ ने सऊदी रॉयल फ़ौज की सलाहियत बढ़ाने पर पाक फ़ौज के अज़म को दोहराया। सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा मेजर जनरल इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला का GHQ का दौरा, जिसके हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई पैदावार पर भी तबादला ख्याल किया गया है। अपडेट करें आपके साथ मुलाकात के हवाले से। आर्मी चीफ ने सऊदी रॉयल फ़ौज की सलाहियत बढ़ाने पर पाक फ़ौज के अज़्म को भी दोहराया है। सऊदी मुआवन वज़ीर दिफा मेजर जनरल इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला का दौरा GHQ, जिसके मनाजिर भी आप इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। जावेद बलोच ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद दौरे की तफसीलात उनसे जानते हैं। जावेद बताइएगा। बिल्कुल, आज सऊदी माउन वज़ीर दिफा ने जो है अपनी डेलीगेशन के साथ दौरा किया है GHQ का, और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के दौरान जो है वो मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कौमी सलामती के अमूर, ज़ेर बहस आए खित्ते की सूरत हाल जो है वो उस पर तबादला ख्याल किया गया, और जो पाक सऊदी जो ताउन है, फौजी ताउन है, मिलिट्री रिलेशन पे भी बातचीत की गई। सऊदी डेलीगेशन ने जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री की खिदमात को सराहा, जो खित्ते में कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है उसको सराहा गया, और पाक फौज का जो किरदार है खित्ते में अमन के क़याम के लिए जो है उस पर भी उसको भी सराहा गया। इस मौका पर जो है वो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने डेलीगेशन का इस्तकबाल किया और उनकी खिदमात को भी सराहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद बलूच। जी, तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए सेगमेंट हमारा चूंकि हेल्थ से रिलेटेड है, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आंखों को, कि आंखों की बिनाई डेफिनेटली हम जानते हैं कि उसकी अहमियत बहुत है अपनी जगह, लेकिन उस बिनाई को बरकरार रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम देखते हैं कि अब आंखों का इन्फेक्शन भी लोगों को बहुत ज़्यादा इसलिए फैलता चला जा रहा है, क्योंकि जब भी कोई अब नज़ला ज़ुकाम का वायरल फ्लू आता है तो कहीं ना कहीं वो आपकी आय को भी जो है वो अटैक कर रहा होता है, और इससे तो मैं खुद दो चार हो चुकी हूँ रमज़ान के महीने में। लेकिन ये कि वाकई ऐसा है कि जब डॉक्टर्स हमें ये कह रहे होते हैं कि गला तो हमारा ख़राब है लेकिन आपको आय का इन्फेक्शन भी साथ हो सकता है, तो उस वक्त हम लोग बड़ा हैरानगी का इजहार कर रहे होते हैं कि ऐसा क्यों है। लेकिन अनवार, आज हम छोटे बच्चों के भी हवाले से बात करेंगे कि छोटी छोटी उम्र में जो इन्हें मोटी मोटी ऐनकें लग जाती हैं, उसकी क्या वजह है, उससे कैसे बचा जा सकता है, और फिर जो लोग लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए क्या ऐसी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जिनको इस्तेमाल करें तो उनकी आंखें भी बेहतर रहती हैं। साथ ही साथ जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें भी आंखों की मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। तो आज माहिर अमराज़ चश्म डॉक्टर अब्दुल्ला मज़हर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो जो एक आम प्रैक्टिस है हमारे यहाँ वो यही है कि जब तक कोई मसला नहीं बनेगा हमारी आंख में तब तक हमने चेकअप नहीं कराना, तो वो एक तरीकाकार आप बता दें कि कब कब बच्चों के या बड़ों के चेकअप होने चाहिए? जी, ये हमारे सोसाइटी में तो बहुत कॉमन है ये कि जब तक हमारी आंखों में मसला ना हो और बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए तब तक हम किसी आई स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते, या तो सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं या फार्मेसी से ही दवाई लेके यूज़ करते रहते हैं। कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि इंटरनेशनली यूज़ होती हैं और हमें भी यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनको हम फॉलो करें। जैसे हम बच्चों के बारे में आपने बात की, तो हर वो बच्चा जिसको हम स्कूल में दाखिल करवाते हैं, स्कूल गोइंग एज जैसे ही आती है, आपने फर्स्ट जो स्कूल की क्लास है उससे पहले उस बच्चे का आई का एग्जामिनेशन लाजमी करवाना है। ठीक है, क्योंकि बच्चों में नज़र की कमज़ोरी को देखना या उसको डायग्नोस करना काफ़ी मुश्किल होता है। बच्चा खुद से तो अमूमन नहीं बताता, तो या तो पेरेंट्स इतने समझदार हो कि बच्चे को देख लें, जज कर लें कि उसके अंदर कमज़ोर है, या रूटीन एग्जामिनेशन उस पर हमें पता चलता है कि बच्चा जो है उसके अंदर कमज़ोर है और उसको आने की ज़रूरत है जी। सो जब भी बच्चा स्कूल दाखिल करवाना हमें हो तो हमें उसके नज़र लाजमी चेक करानी चाहिए। ठीक है। दूसरा, हमें जब भी आँख का कोई प्रॉब्लम होता है तो हम कोशिश करते हैं कि या तो खुद ठीक हो जाए या घर में हम कोई पानी से साफ़ कर लें, अर्की गुलाब से साफ़ कर लें, कुछ होम रेमेडी कर लें। ये चीज़ें आंखों के लिए बहुत नुकसान कर सकती हैं आंखों के ऊपर। अच्छा। हमें नहीं पता कि इन चीज़ों के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आंखों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो हमारा तो यही मशवरा होता है कि जब भी आंखों में ऐसा प्रॉब्लम हो आपने अपने आई स्पेशलिस्ट को लाजमी चेक करें। ठीक है। हमारे जो घर में बुज़ुर्ग होते हैं, ऐसे लोग जिनकी उम्र तकरीबन 40-50 साल से ऊपर हो चुकी होती है, उनको भी अपनी आंखों का ईयरली एग्जामिनेशन लाजमी करवाना चाहिए। ठीक है। और अगर ऐसे लोगों को शुगर या ब्लड प्रेशर है खुदा न ख्वास्ता, फिर तो इनका आंखों का एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। और अगर खुदा न ख्वास्ता उनकी आंखों में शुगर ब्लड प्रेशर के असरात हैं फिर तो ये एग्जामिनेशन मोर फ्रीक्वेंट होना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं लेंस
खुद भी कैरी करती हूँ, और वो लोग जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़र हैं लेंस इस्तेमाल करने के, तो हमने देखा कि आंखों में थोड़ी जुपन या जलन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ऐसे में मॉर्निंग शोज़ के जो एंकर्स हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि जिनकी मॉर्निंग ड्यूटीज़ हैं, न्यूज़ एंकर्स हैं, कोई वट एवर जिसको बहुत शौक भी होता है कि हम फैशन लेंसेज को यूज़ करें, फिर हम ये देखते हैं कि आंखों में हल्की हल्की सी सूजन आ जाती है जब आप बहुत ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके लिए कोई इलाज जो हम डेली रेमेडी के तौर पर उसे इस्तेमाल कर सकें? इसमें कुछ चीज़ें हैं, जिसमें एक कॉन्टैक्ट लेंस की आपने बात की है। कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो बहुत ज़्यादा देर के लिए तो अमूमन हम रिकमेंड नहीं करते कि आप लगाएं। अगर आपकी ज़रूरत है आप ठीक है आप 4-6 घंटे के लिए उसको लगा लें, पर साथ ही बहुत एहतियाती होते हैं जो आपने करनी होती है। कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं वो आँखों में ड्राइनेस करते हैं, आँखों में जो नॉर्मल आँखों की जो आंसुओं के फैलने का अमल होता है उसको मुतासिर करते हैं। अच्छा। इन दैट केस अगर कोई कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करता है और रेगुलरली यूज़ करता है तो उनको चाहिए कि आर्टिफिशियल टीयर्स ड्रॉप लाजमी यूज़ करें। दूसरा, हमारी आंखें ना वो बहुत सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का, कोई भी चीज़ ऐसी जो बाहर से हम आँख के अंदर लगाएंगे वो आँख को इरिटेट लाजमी करेगी। तो कॉन्टैक्ट लेंस एक फॉन बॉडी है, एक फॉन पार्टिकल है जिसको हम आँख के ऊपर रखते हैं, तो डेफिनेटली वो भी आँख को इरिटेट कर सकता है। इन दैट केस आँखों में, जैसे आपने बताया कि पफीनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो इस हवाले से कि कॉन्टैक्ट लेंस जो भी आप यूज़ करें बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें और कस्टमाइज लेंसेज बनाएं। कस्टमाइज से मुराद ये है कि हर आँख का डायमीटर कर्वेचर डिफरेंट होता है। तो हमारे यहाँ होता है कि हम जाते हैं ऑप्टिकल शॉप पे, कहते हैं इस नंबर के लेंस दे दें, वो हमें उठा के लेंस। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे मेरा ये है, क्योंकि मैंने तो बहुत ही परचेज किए हैं ना, तो टेक्सचर बड़ा मैटर करता है। एक होते हैं जो हल्की से हार्ड होते हैं जिसकी थिकनेस हमें फील होती है, एक वो होते हैं जो बहुत ही पेपर की तरह होते हैं। तो आंख के लिए कौन सा वाला टेक्सचर अच्छा होना चाहिए? देखिए, सॉफ्ट टेक्सचर लेंसेज होते हैं वो हमेशा बेहतर होते हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन टेक्सचर जो है वो सिर्फ वन पॉइंट आउट ऑफ सो मैनी पॉइंट जिनको आपने नज़र में रखना होता है। इसके अलावा वही बात, आपने आई बॉल का साइज़, कॉर्निया का साइज़, उसका कर्वेचर, वो भी एक चीज़ें ऐसी हैं। अगर लेट सपोज आपके कॉर्निया का कर्वेचर जो है उससे छोटा बन गया लेंस, या आपने परचेज कर लिया, तो डेफिनेटली वो कॉर्निया के ऊपर प्रेशर डालेगा और जो आपकी आंख की पुतली और कॉर्निया देखने के लिए बिल्कुल ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, आपकी नज़र भी ब्लर हो जाएगी, आपको इरिटेशन भी होगी। अगर और दूसरी तरफ अगर आपने एक लूज लेंस लगा लिया है तो आंख में घूमता रहेगा और आंख को इरिटेट करता रहेगा। और वो लोग जो कि ग्लासेस से परहेज करना चाहते हैं लेकिन अब आईसाइट वीक हो चुकी है, तो उनके लिए लेंसेज एक अच्छा हल है, एक अच्छा सोल्यूशन है? देखिए, बिल्कुल लेंसेज एक अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन वही बात है कि लेंसेज को लगाते वक्त, उतारते वक्त और उनको जब भी यूज़ करना बहुत एहतियात से करना है, क्योंकि लेंसेज की कॉम्प्लिकेशन बहुत ख़तरनाक होती है। हमारा जो कॉर्निया होता है वो डैमेज हो सकता है, और कॉर्निया हमारा आँख का मेन पार्ट है जो हमें दिखाता है, नज़र हमारी बनाता है। खुदा न खास्ता इसमें ज़ख़म हो जाए तो उसका निशान पड़ जाता है उसके ऊपर, जो कि परमानेंट होता है, नज़र ख़राब कर सकता है। तो कॉन्टैक्ट लेंस ज़रूर यूज़ करें, लेकिन एहतियात के साथ। ठीक है। और डॉक्टर साहब, ये जो आजकल अब बच्चों को अब हम देख रहे हैं, हम ब्रेक में भी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, जो छोटे बच्चे हैं इतने इतने मोटे ग्लासेस होने लगे हुए हैं, उसकी क्या रीज़न है और उससे कोई छुटकारा मिल सकता है? आजकल तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं इनकी उम्र 3, 4, 5 साल है और उनके पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनकी नज़र इतनी कमज़ोर है। वो आते हैं जी कि स्कूल से कंप्लेंट आई है कि बच्चा जो टीचर बोर्ड पे लिख रही है वो सही कॉपी नहीं कर रहा। इनफैक्ट वो ये समझते हैं कि बच्चा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन उस बेचारे को नज़र ही नहीं आ रहा होता। सो जब वो फिर हमारे पास लेकर आते हैं, हम देखते हैं तो उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपने बताया, मोटे चश्मे की, उनको शीशे की ऐनक लगानी पड़ती है उनको। अब इसका जो सबसे मेन रीज़न आजकल है वो है स्क्रीन यूज़, मोबाइल टैब। हमारे घर में होता है जब बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल पकड़ा दो, तंग कर रहा है, मोबाइल टैब पकड़ा दो, रो रहा है, टैब पकड़ा दो। अब ये सब चीज़ें जो है इस चीज़ पे ऐड कर रही हैं कि बच्चा जो है उसकी नज़र ख़राब होती जा रही है। फिर ऐसे बच्चे जो बहुत झुक के पढ़ते हैं, लेट के पढ़ते हैं, अच्छी रोशनी में नहीं पढ़ते, कम रोशनी में पढ़ते हैं, उनमें भी ये मसले ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से नज़र कमज़ोर हो रही है, और इन्हीं सब फैक्टर्स को अवॉइड करके हम बच्चों में जो है नज़र की कमज़ोरी से अवॉइड कर सकते हैं। और मेडिसिन वाइज आप कह रहे हैं कि कोई उस तरह से नहीं है कि फिर हम उस नज़र को वापस रिवर्स नहीं कर सकते? ये सारी मिथ्स हैं, हम सुनते हैं, पहले हम भी सुनते थे कि फलाने डॉक्टर ने कहा ऐनक लगा लो उतर जाएगी, 1 साल लगा लो उतर जाएगी, फलाने का ये खा लो ऐनक उतर जाएगी। ठीक है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी, मेडिकल साइंसेज में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अगर ऐनक उतरनी है तो उसका एक ही हल है और वो है आप लेज़र करवा लें। अच्छा। या आंखों में ऑपरेशन करवा के उसमें लेंस डलवा लें। अगर ऐनक का नंबर जो है 1 से लेकर 9 या 10 तक है तो लेज़र से वो उतर सकता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा ऐनक का नंबर है तो उसमें भी लेज़र भी सूटेबल नहीं होती, वो पूरा नंबर नहीं उतारती, उसके लिए फिर आपको ऑपरेशन करवा के लेंस डलवाने पड़ते हैं। अच्छा, और दूसरा हमने ये देखा कि पाकिस्तान में एक टाइम ऐसा था, तो हमने जो बड़ी कॉमन डिजीज देखी है वो सफ़ेद मोतिया की देखी है। क्या आज भी रेशियो तनासुब इस मर्ज का वही है पाकिस्तान में? ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक मोस्ट कॉमन डिजीज कह लें आपके आंखों की है। अच्छा। ये एज के साथ रिलेटेड है मोस्टली।
जिस तरह ओल्ड एज में हमारी बॉडी वीक होना शुरू होती है, इससे हमारी आंखों का लेंस जो है वो भी वीक होना शुरू हो जाता है। उसकी जो हमारी नॉर्मल लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें गदलापन आना शुरू हो जाता है, वाइट होना शुरू हो जाता है वो। ठीक है। सो ये एक एज के साथ एसोसिएशन है इसकी, बट जिन लोगों को शुगर है और अनकंट्रोल्ड है उनमें ये ज़्यादा जल्दी से होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल्ला मजहर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह मंडे को आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।